जम्मू कश्मीर के डेली वेजर। जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों की अजीब विडंबना है कि जहां सरकार अपनी जगह बिल्कुल सही है कि सरकार कहती है कि ये जितने भी डेली वेजर लगाए गए हैं कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं लगाए गए हैं। इन डेली वेजरों को जिन लोगों ने नौकरियां दी उन लोगों ने अपने दौर में नौकरी दी और एसएसआरबी या पीएससी या किसी और इंस्टीट्यूशन के जरिए ये लोग सरकार का हिस्सा नहीं बने हैं, बल्कि इन्हें सरकार का हिस्सा बनाया गया है इनकी एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन मार्क करके इन्हें नौकरी देकर। अब परेशानी ये है कि एक आदमी अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा और लगभग अपनी जिंदगी पूरी खत्म करता है डिपार्टमेंट में। मेरे साथ गुलाम हसन साहब हैं, ये किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। 33 साल से ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डेली वेजर के तौर पर, कैजुअल के तौर पर काम कर रहे हैं। अब आप 33 साल के बाद अब बिल्कुल ये रिटायरमेंट के करीब हैं और अब इन्हें ये परेशानी लाहक हुई है कि जो मेरा बेटा है उसकी टांग ठीक नहीं है, उसका मैंने इलाज कराना है, और जो एक रोजी रोटी का मेरा जरिया था वो ये इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डेलीवेटर के तौर पे काम करना, जब ये भी मुझसे अब 6 महीने बाद छिन जाएगा तो मैं अपने बेटे को खिलाऊंगा क्या, मैं अपने बेटे की तीमारदारी कैसे करूंगा, मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा कैसे। ये कहानी सिर्फ किसी एक डेलीवेजर की नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लगभग जितने भी डेलीवेजर हैं उन सब की यही कहानी है। मेरे साथ गुलाम हसन साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए किस साल आप जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुलाजिम हुए? 24/6/92 को। 24/6/92 को। किस डिपार्टमेंट में लगे आप? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में, कॉर्पोरेशन में या डिपार्टमेंट? फॉरेस्ट टेरिटोरियल में। अच्छा, टेरिटोरियल में लग गए आप। तो जिस वक्त आपकी मुलाजमत लगी वो तो उसी तरीके से लगी होगी कि आपने एप्लीकेशन दी और उसके अगेंस्ट आपको लगाया गया? हाँ, बाज़ाब्ता ऑर्डर हुआ, बाज़ाब्ता डीएफओ ने ऑर्डर किया, वहाँ क्लोजर बन रहा था, क्लोजर के लिए हमें लगाया गया। बहुत सारे लड़कों को लगाया, जो मैं भी लगा था उसमें। टोटल कितने लड़के लगे थे? टोटल लगे हैं कोई 100 के करीब। अच्छा, 100। जिसमें बहुत सारे लड़के मर गए हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं। कितने मर गए होंगे? अंदाजे के तौर पर 8-9 लड़के मर भी गए होंगे। 8-9 लड़के मर गए। मुलाजिम पक्के कितने हुए आपके साथ वाले? हमारे साथ वाले को 20-22 लड़के परमिट हुए पहले 2000 में, और 2000 के बाद कोई भी परमिट नहीं हुआ। यानी आज साल 2024 है, कितने लड़के हैं जो आपके साथ हैं और जो परमानेंट नहीं हुए? जिस फाइल में, जो कोर्ट में मेरी फाइल है, उसमें 16 लड़के हैं, और 16 लड़कों को जब से लगे हैं आज तक, वो कुछ 91 से लगे हैं, कुछ 92 के लगे हैं, और 93 से पहले के सारे लगे हैं, और पूरे डेली वेजर हैं वो। तो एक ज़ाब्ते के तहत लगे हैं, आज तक वो नौकरी कर, हमें कोई ब्रेक नहीं है, ना ही कोई तनख्वाह गवर्नमेंट के पास बकाया है। मगर हमें अफसोस ये हो रहा है कि हमारा बच्चा इस वक्त बीमार है। मैं सोच रहा था कल परमिट होगा, कल परसों होगा, ताकि मुझे लड़के का इलाज करना था। इस वक्त मैं मजबूर हुआ कि मेरा लड़का इस वक्त J&K में कोई इलाज ही नहीं हो रहा है, उसको जाना है दिल्ली। मैं रो रहा हूँ, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा और उसका इलाज करूँगा। अच्छा। अब 6 महीने के बाद मुझे रिटायर होना है, तो मुझे क्या मिलेगा? जो मेरे से बाकी सीनियर थे वो भी रिटायर हो गए। तो मैं डिवीजन से लेकर कंसर्वेटर, पीसी ऑफिस, चीफ ऑफिस, ये सारे हमें कोर्ट में भी लिख कर दे रहे हैं, हाँ जी ये SRO चौहट डिजर्व करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है, फॉरेस्ट कमिश्नर और फाइनेंस कमिश्नर ये लिंगरान क्यों कर रहा है, क्या कर रहे हैं वहाँ, हमें ये समझ नहीं आया। 20 साल 30 साल में ये क्या कर रहे हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। यानी आप ये चाहते हैं कि अगर आपके साथ वाले कुछ, आप कह रहे हैं 20 के करीब लोग पक्के हुए हैं, तो हमें पक्का अभी तक क्यों नहीं किया? SRO 64 और इसके अलावा SRO 520 को लेकर पिछले जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे उनका साफ तौर पर ये मानना था जी कि मैं अपने वक्त में किसी ऐसे मुलाजिम को पक्का नहीं करूंगा जो ज़ाब्ते के तहत नहीं आया है। अब जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर अटल डुल्लू, इनका साफ तौर पर ये मानना है कि नहीं ठीक है, जो SRO 64 में लगा, SRO 520 में लगा, हम इनके केसेस को देखेंगे और अगर हुकूमत ने कभी कोई कमेटी बनाई थी इनकी रेगुलराइजेशन के लिए, हम उसको रिवाइव करेंगे। ये उन्होंने इस पर ये बात की है, लेकिन अभी इसका कोई सरकारी आर्डर नहीं आया, क्लियरेंस कोई। तो आपसे ये जानना चाहूंगा आपकी तवक्का हुकूमत से क्या है? हमारी तवक्का है कि अटल डुल्लू साहब पहले फॉरेस्ट कमिश्नर थे उस वक्त,
جب ہماری فائل چل رہی تھی اس نے بہت زور دیا تھا اس کو، اور فائنانس نے یہ ریجیکٹ کر لیا، بار بار ریجیکٹ کیا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہی ہمیں اڑچن ڈالتا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا بات ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم کہاں سے پیسہ لائیں گے اور فائنانس یا اور کسی کو دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر میرا کام نہ ہو سکا تو پھر بھی میں امید کرتا ہوں چیف سیکرٹری صاحب سے اور گورنر صاحب سے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ان کو ہونا چاہیے، کام ہمارا ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہمارے فائدہ ملنا چاہیے، کیونکہ 33 سال بہت بڑے ہوتے ہیں، 33 سال پوری زندگی ہوتی ہے۔ اگر 33 سال ہمارے ضائع ہوئے تو ہم گھر لے کر کیا جائیں گے؟ اس بچے کا علاج کیسے کروں گا میں؟ جو تم دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ مجھے کہیں دلی لے جائے گا علاج کرنے کے، وہ پیسہ کہاں سے لاؤں گا؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں مجبور ہو کر اس وقت میں جنید صاحب سے یہ عرض کی کہ یہ میری بات کو ہائی لائٹ کریں آگے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ حکومت آپ کی مدد کرے اور حکومت کوئی راستہ نکالے، کیونکہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے غلام حسن صاحب کو سن لیا۔ غلام حسن صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہیں اس وقت، اور یہ آنسو صرف اس وجہ سے ہیں کہ اپنی پوری زندگی 33 سال زندگی کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو دینے کے بعد ریٹائرمنٹ کے وقت اب ان کی پریشانی یہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا جو بیٹا بیمار ہے، جس کا یہ علاج کروانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ اس کو لے کر پریشان ہے کہ اگر حکومت نے 6 مہینے کے بعد مجھے ریٹائر کیا تو میں اپنے بچے کا علاج کیسے کراؤں گا۔